जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं प्रभाकर पांडे, स्वागत है आपका प्रभाकर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम आप लोग को इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताते हैं कि किसी भी कार्बन मतलब सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण हुआ था और किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किया था। आइए हम लोग सीखते हैं, है ना। तो सर्वप्रथम समझिएगा कि 1675 ईस्वी में, कब 1675 ईस्वी में लेमरी नामक वैज्ञानिक ने प्रकृति प्रदत्त पदार्थों की 3 श्रेणियां बनाई। कब? 1675 ईस्वी में लेमरी नामक वैज्ञानिक ने प्रकृति प्रदत्त पदार्थों की 3 श्रेणियां बनाई। नेचुरल सबस्टांस। कितनी श्रेणियां बनाई? 3 श्रेणियां। पहला बनाया उन्होंने एनिमल्स, मिनरल्स, है ना। 1675 ईस्वी में लेमरी नामक वैज्ञानिक ने प्रकृति में जितने भी पदार्थ मौजूद थे उसको उन्होंने 3 भागों में बांट दिए, है ना। कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ मौजूद थे उनको उन्होंने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला था एनिमल्स, दूसरा वेजिटेबल्स, तीसरा मिनरल्स। एनिमल्स का मतलब हो जाएगा जंतु, वेजिटेबल का मतलब पादप, और खनिज यह हो जाएगा आपको खनिज, है ना। तो 1675 ईस्वी में लेमरी नामक वैज्ञानिक ने प्रकृति प्रदत्त पदार्थों की 3 श्रेणियां बनाई। कितनी श्रेणियां? 3 श्रेणियां। आगे चल करके फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेबोजियर, जो आधुनिक रसायन के जनक थे, है ना। कौन? लेबोजियर। हिंदी में देखिएगा तो लेवासियो लिखता है, लेकिन अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन जो इसका है लेबोजियर है ना। आगे चल करके फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेबोजियर ने इन प्रकृति प्रदत्त पदार्थों में से, जो लेमरी ने 3 भागों में बांटा था, उनमें से उन्होंने क्या किया कि आगे चलकर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेबोजियर ने इन प्रकृति प्रदत्त पदार्थों में से पादपों और जंतुओं में कार्बन की अल्प मात्रा को पाया। कार्बन की अल्प मात्रा को पाया मतलब उनका कहना था कि कार्बन जो है पादप में भी है और कार्बन जो है जंतु में भी है, इसमें भी पाए जाते हैं और इसमें भी पाए जाते हैं। तो आगे चलकर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेबोजियर ने प्रकृति प्रदत्त पदार्थों में से पादपों और जंतुओं में कार्बन की अल्प मात्रा को पाया तथा ऐसे कई कार्बनिक यौगिक भी पाए जो दोनों में समान रूप से उपलब्ध थे। अतः लेबोजियर ने इन प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को 2 श्रेणियों में बांट दिया। कितने श्रेणी में? 2 श्रेणी में, जिनका नाम दिया लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसको कहा जाता है जैव एवं अजैव पदार्थ, है ना। तो आगे चलकर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेबोजियर ने इन प्रकृति प्रदत्त पदार्थों में से पादपों और जंतुओं में कार्बन की अल्प मात्रा को पाया तथा ऐसे कई कार्बनिक यौगिक भी पाए जो दोनों में समान रूप से उपलब्ध थे। कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसा था जो इसमें पादप में भी पाए जाते थे और कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसा था जो इसमें भी पाए जाते थे, है ना। तो आगे चलकर फादर मॉडर्न केमिस्ट्री लेबोजियर ने प्रकृति प्रदत्त पदार्थों में से पादपों और जंतुओं में कार्बन की अल्प मात्रा को पाया तथा ऐसे कई कार्बनिक यौगिक भी पाए जो दोनों में समान रूप से उपलब्ध थे। अतः लेबोजियर ने प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को 2 श्रेणियों में बांट दिया, जिनको नाम क्या दिया? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आगे फिर एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था जे बर्जीलियस, है ना। आगे चल करके जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने लिविंग थिंग्स में पाए जाने वाले जैव पदार्थ में, है ना। आगे चलकर जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने लिविंग थिंग्स में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक के बारे में 1815 में एक सिद्धांत दिया जिसका नाम दिया विटल फोर्स थ्योरी। समझ रहे? जिसको हिंदी में कहते हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत,
है ना। तो आगे चल करके जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने लिविंग थिंग्स में, जैव पदार्थ में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते थे, तो आगे चल करके जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने लिविंग थिंग्स में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक के बारे में 1815 में एक सिद्धांत दिया, जिनका नाम क्या दिया? जीवन शक्ति का सिद्धांत। इसी का नाम क्या दिया? जीवन शक्ति का सिद्धांत। और जीवन शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत बर्जीलियस 2 नियम बनाए। कितने नियम बनाए? 2 नियम बनाए, जिसमें पहला नियम में बर्जीलियस बोले थे कि कभी भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है। तो यहां देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि किस वैज्ञानिक ने कहा था कि कार्बनिक यौगिक को कभी भी प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है? तो जे बर्जीलियस। कौन बोले थे? जे बर्जीलियस। इनका पहला नियम था कि कभी भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका निर्माण प्राकृतिक शक्ति से हो। इनका मानना था कि कार्बनिक यौगिक को सिर्फ जंतु या फिर पेड़ पौधे से ही प्राप्त कर सकते हैं, इनको कभी लैब में बनाया नहीं जा सकता है। ये इनका पहला नियम था कि कभी भी कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनेगा। और दूसरा इन्होंने कहा था कि लिविंग थिंग्स में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिकों के द्वारा रासायनिक संयोग के नियम का पालन नहीं किया जाता है। इनका यह भी कहना था कि जो भी कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं उनमें रासायनिक संयोग के नियम का पालन नहीं किया जाता है। तो किस वैज्ञानिक ने जीवन शक्ति के सिद्धांत दिए? तो जे बर्जीलियस ने कितने नियम बनाए थे? 2 नियम बनाए थे। किस वैज्ञानिक ने कहा था कि कभी भी प्रयोगशाला में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेंगे? तो जे बर्जीलियस ही बोले थे। लेकिन इन्हीं में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वोलर। क्या नाम था? वोलर। जे बर्जीलियस कहते हैं कि कभी भी कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनेगा, लेकिन वोलर कहते हैं कि हम बना देंगे। वोलर क्या बोले? बना देंगे हम। उन्होंने, वोलर ने क्या किया कि सर्वप्रथम उन्होंने लिया अमोनियम सल्फेट NH4 का 2 टाइम्स SO4, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट लिए KClO, और दोनों को मिलाकर के गर्म कर दिया, अभिक्रिया कराया। ठीक है। तो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को मिलाकर के अभिक्रिया कराया, जिसके फलस्वरूप क्या बन गया? यहां बन गया अमोनियम साइनेट प्लस पोटेशियम सल्फेट, 2 चीज बने। तो बैलेंस कर दीजिए। तो यहां देखिए अमोनियम 2 गए, यहां 2 लगा दिए, साइनेट भी 2 हो गया तो यहां 2 लगा देंगे, क्योंकि पोटेशियम भी क्या हो गया? 2। बैलेंस कर दिए। तो वोलर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि सर्वप्रथम अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को मिलाकर के अभिक्रिया कराया, जिसके फलस्वरूप अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट का निर्माण हुआ। यहां से चेंज हो गया बस, है ना। और पुनः उन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट को अकेले गर्म कर दिया। अमोनियम साइनेट को क्या कर दिया? अकेले गर्म कर दिए। पहले क्या किए कि अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को मिलाकर के अभिक्रिया कराया, जिसके फलस्वरूप अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट का निर्माण हुआ। पुनः अमोनियम साइनेट को गर्म करने के उपरांत एक ऐसे यौगिक का निर्माण हुआ जिसमें कार्बन मौजूद था। क्या बन गया अमोनियम साइनेट को गर्म करने के बाद? यहां बना NH2CO, NH2। इसका नाम है यूरिया। इसका क्या नाम है? यूरिया। तो यूरिया का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो वोलर नामक वैज्ञानिक ने। किसके नियम को तोड़ करके? बर्जीलियस के नियम को तोड़ करके, है ना। तो अमोनियम साइनेट को गर्म करने के उपरांत एक ऐसे यौगिक का निर्माण हुआ जिसमें कार्बन मौजूद था। इस प्रकार वोलर सबसे पहला व्यक्ति था जिसने प्रथम कार्बनिक यौगिक के रूप में यूरिया का संश्लेषण 1828 में किया। 1828 में किया। यूरिया का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने किया था? वोलर नामक वैज्ञानिक ने। कब किया था? तो 1828 ईस्वी में किया था, है ना। इस तरह बर्जीलियस के नियम को गलत हो जाने के बाद कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने, किसने? कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने 1845 में एसिटिक एसिड, तो बर्थेलॉट, है ना। बर्थेलॉट नामक वैज्ञानिक ने 1856 में मीथेन का संश्लेषण आसानी से कर दिया।
पहले कहता जे बर्जिलियस बोलते हैं कि कभी भी कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनेगा, लेकिन वोलर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यूरिया का संश्लेषण 1828 में किया। इस तरह बर्जिलियस के नियम को क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो बर्जिलियस के नियम को गलत हो जाने के बाद फिर कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने 1845 में एस्टिक एसिड, तो बर्थेलो नामक वैज्ञानिक ने 1856 में मीथेन का संश्लेषण आसानी से किया, है ना। तो इस तरह बर्जिलियस के नियम को गलत हो जाने के बाद कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने 1844 में, कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने 1845 में एस्टिक एसिड, तो बर्थेलो नामक वैज्ञानिक ने 1856 में मीथेन का संश्लेषण आसानी से किया। इस तरह अब कार्बनिक यौगिक तो प्राकृतिक से प्राप्त हो ही रहे थे और साथ ही साथ देखिए प्रयोगशाला में भी बनने लगा, जिसके कारण इनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई। इनकी संख्या में क्या हो गई, काफी वृद्धि हो गई। अब जैसे देखिए वृद्धि कैसे हुई, इसको देखिए ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे, है ना। अब जैसे देखिए इसको हटाते हैं, जैसे कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे थे जिनको हम प्राकृतिक से ही प्राप्त करते, जैसे देखिए हमने लिखा दही, तो दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। हमने जैसे लिखा सेब, सेब, तो सेब में क्या होता है, मैलिक एसिड, है ना, मैलिक अम्ल, हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्ल। हमने लिखा चाय, तो चाय में कौन अम्ल एसिड होता है, टैनिक, टैनिक एसिड होता है, समझ रहे कि नहीं। और भी बहुत सारे, जैसे हमने लिखा संतरा, संतरा में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। हमने लिखा इमली, इमली, इमली में क्या होता है, टार्टरिक अम्ल, अंग्रेजी में पढ़ते हैं टार्टरिक एसिड। मानव मूत्र, मानव मूत्र में, तो मानव मूत्र में क्या होता है, यूरिक एसिड। तो ये सब देखिए, दही में लैक्टिक एसिड है, सेब में मैलिक एसिड है, चाय में टैनिक एसिड है, संतरा में सिट्रिक एसिड है, इमली में टार्टरिक एसिड है। तो ये सब जो था हमको प्राकृतिक से मिल ही रहा था और अब जो है प्रयोगशाला में भी बनने लगा, जिसके कारण इनकी संख्या में काफी वृद्धि हो गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या में काफी वृद्धि हो गई। अब इन्हें रसायन विज्ञान के अलग अलग शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाने लगा, जिन्हें कार्बनिक रसायन कहते हैं। हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं उसमें कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य होती है, बिना कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है। तो एक तो हमको प्राकृतिक से मिल ही रहा था और दूसरे में हम इसको लैब में भी बनाना शुरू कर दिए, जिसके कारण इनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई। अब इन्हें रसायन विज्ञान के अलग अलग शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाने लगा, जिन्हें कार्बनिक रसायन कहते हैं। ऐसे अगर कार्बनिक रसायन का परिभाषा पूछा जाए तो देखिए कार्बनिक रसायन का परिभाषा भी होता है, देखिए इसको हटाते हैं। अब इसका हम परिभाषा भी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, जैसे हमने लिखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट branch of chemistry, organic chemistry that branch of chemistry in which we study about carbon, hydrogen and its derivatives है ना। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन, हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव, sometime नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन may be present in organic compound है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन, हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव, समटाइम नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में बी प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। कि कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन तथा उनसे बने व्युत्पन्न का अध्ययन करते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी बनेगा तो उसमें कार्बन रहेगा, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन, है ना।
कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन तथा उनसे बने व्युत्पन्न का अध्ययन करते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन है ना जैसे तत्व भी उपस्थित देखें। नाइट्रोजन यहाँ दिया हुआ है, सम टाइम नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन है ना, इसको हटा दिया है ना। नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन में भी प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। तो कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन तथा उनसे बने व्युत्पन्न का अध्ययन करते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस जैसे तत्व भी उपस्थित होते हैं। जैसे यूरिया ही बना है तो यूरिया में देखिएगा कार्बन है ही, हाइड्रोजन है ही, लेकिन इसमें देखिए नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, उसी से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे, लेकिन उसके अलावा कभी कभी नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस जैसे तत्व भी उपस्थित होते हैं है ना। इस तरह से आपने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफरेंस के बारे में बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।